ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है मैकेनिक डीजल से जुड़े हुए हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो है चल रहा है। इसमें जो है क्वेश्चन बैंक में जो है मैकेनिक डीजल के क्वेश्चन बैंक जो है इसमें जो है हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाले हैं और पूरे जो है 5 चैप्टर जो है आपको इसमें मिलने वाले हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे। सब जो है आपको एग्जाम जो है ALPCBT 2 के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो जरूर देखिएगा पूरा। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जो हम पूरा करवा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में आप जाइए, मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी लिखा हुआ होगा, उसमें जाकर के जरूर पूरा देखिए। चलिए तो आते हैं अब चैप्टर वाइज प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एग्जॉस्ट गैसों को इंजन सिलेंडरों में वायुमंडल में ले जाना, सिलेंडरों से वायुमंडल में ले जाना, एग्जॉस्ट गैसों को इंजन सिलेंडरों से वायुमंडल में ले जाना, ये जो है इसका कार्य है। आगे, यद्यपि एग्जॉस्ट प्रणाली का प्राथमिक कार्य इंजन सिलेंडर से एग्जॉस्ट गैसों को वायुमंडल में ले जाना होता है, परंतु वह कुछ अन्य अतिरिक्त कार्य भी करती है। महत्वपूर्ण अतिरिक्त कार्यों का नाम बताएं। शोर को घटाती है, आसपास के वातावरण को एग्जॉस्ट गैसों से बचाती है, स्पार्कों को बुझाती है, सुपर चार्जर के लिए गैस टारबाइन को चलाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है और पानी को गर्म करने के लिए गर्मी प्रदान करती है, जैसा कि स्टीम उत्पन्न करने के लिए। आगे, एग्जॉस्ट प्रणाली के मुख्य पार्ट्स कौन से हैं? तो एग्जॉस्ट वाल्व्स, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, एग्जॉस्ट पाइप, मफलर, टेल पाइप। यदि दो मुख्य शर्तों को पूरा कर दिया जाए तो एग्जॉस्ट वाल्व संतोषजनक कार्य करते हैं। ये दो शर्तें क्या है? तो पहला जो है सही टाइमिंग, दूसरा जो है उपयुक्त सीटिंग। आगे, वाल्व टाइमिंग अव्यवस्थित होने के दो कारण बताएं। कैम की अत्यधिक घिसावट, दूसरा है कैम और कैम फ्लोअर या कैम फ्लोअर और पुश रॉड के बीच क्लियरेंस बढ़ना। आगे, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रयोग प्रत्येक सिलेंडर में एग्जॉस्ट पोर्टों को कॉमन एग्जॉस्ट पाइप के साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। एक डीजल इंजन में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को किस मटेरियल से बनाया जाता है? तो छोटे इंजनों में इसे कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाया जाता है, बड़े इंजनों में इसे वेल्डेड बनावट से बनाया जाता है। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की वाटर कूलिंग की आवश्यकता क्यों होती है? इंजन के आसपास कार्य करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए, आग के संकटों को रोकने के लिए, कमरे में हवा को अत्यधिक गर्म होने से रोकने के लिए, सिलेंडर में बैक बैक प्रेशर की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, मैनिफोल्ड की हीट स्ट्रेसों को कम करने के लिए। तो इन कारणों से प्रयोग किया जाता है। मफलर क्या है? यह एक डिवाइस है जो कि एग्जॉस्ट गैसों के निकलने के द्वारा उत्पन्न हुई आवाज़ को कम करता है। डीजल इंजनों में प्रयोग किए जाने वाले मैनिफोल्ड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ये कौन से हैं? तो पहला जो है ड्राई टाइप मफलर्स, दूसरा है बेक्ड टाइप मफलर्स। आगे, ड्राई टाइप मफलर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो गैसों को फैलने देने या उनके बहाव की दिशा को बदलकर गैस की गति को कम करना, ये जो है इसका कार्य। वेट टाइप मफलर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो मफलर चैम्बर में पानी स्प्रे किया जाता है, गर्म गैसें ठंडी हो जाती है और इसका आयतन और प्रेशर घट जाता है। इस प्रकार इनकी काइनेटिक ऊर्जा और शोर कम हो जाता है। यद्यपि वेट मफलर्स अधिक प्रभावशाली होते हैं, परंतु इनकी दो मुख्य हानियां होती है। ये कौन सी है? थोड़ा सा उच्च बैक प्रेशर, कोरोजन कोरोजन के कारण छोटा जीवन काल। कुछ डीजल इंजनों में एग्जॉस्ट प्रणाली में एक टरबाइन सम्मिलित होती है। ऐसा किस स्थिति में होता है? तो ये जो है टर्बोचार्ज्ड इंजनों में होता है। डीजल इंजनों की एग्जॉस्ट प्रणाली में दो प्रकार के हीट एक्सचेंजर प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से एक फायर ट्यूब टाइप है, अन्य किस प्रकार का है? तो वायर ट्यूब टाइप। चित्र में डीजल इंजन एग्जॉस्ट प्रणाली के पार्ट्स में से एक को दर्शाया गया है। यह क्या पार्ट है? ए और बी की पहचान करें। देखिए, ये है आपको ये यहाँ पे ए दिया हुआ है और देखिए आगे यहाँ पे बी दिया हुआ है। ये दोनों को पहचानना है। फिर से देख लीजिए, ए यहाँ है, बी यहाँ है। स्पार्क अरेस्टर, स्पार्क अरेस्टर ए, और फिर जो है स्पाइरल वेंस, और बी जो है डस्ट कलेक्टर। अब जो है अगला जो चैप्टर है 12 नंबर, चार्जिंग प्रणाली से जुड़ा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे नियम का नाम बताएं जिसका प्रयोग उत्पन्न करंट के बहाव की दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। आगे, वोल्टेज करंट रेगुलेटर क्या कार्य करता है? तो यह जनरेटर की आउटपुट को कंट्रोल करता है, जिससे नुकसान करने वाली हाई वोल्टेज और हाई करंट आउटपुट को उत्पन्न होने से रोका जा सकता है।
आगे देखिए, करंट उत्पन्न करने के लिए डायनेमो किस बेसिक सिद्धांत पर निर्भर करता है? तो ये एक चुंबकीय क्षेत्र एक कंडक्टर का गुजरना, इससे कंडक्टर में करंट उत्पन्न होती है। फिर से सुन लीजिए, एक चुंबकीय क्षेत्र एक कंडक्टर का गुजरना, इससे कंडक्टर में करंट उत्पन्न होती है। आगे देखिए, डायनेमो की आउटपुट किन 3 चीज़ों पर निर्भर करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र के स्ट्रेंथ पर, दूसरा आर्मेचरों की संख्या पर, तीसरा आर्मेचर के प्रति मिनट चक्कर पर। एक मोटर वाहन में डायनेमो की आउटपुट कैसे कंट्रोल की जाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की स्ट्रेंथ बदलने से। आगे, एक डायनेमो की मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को स्वतः बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाली डिवाइस का नाम बताएं। तो करंट वोल्टेज रेगुलेटर। यदि एक डायनेमो चार्जिंग नहीं कर रहा है तो कौन से सरल चेक करने चाहिए? यह सुनिश्चित करना कि पंखे की बेल्ट स्लिप नहीं कर रही है। दूसरा, टूटे हुए लीड्स, लूज टर्मिनलों और इसी प्रकार के अन्य कारणों का इंस्पेक्शन करना चाहिए। कट आउट का क्या कार्य है और यह कहाँ पर लगा होता है? जब डायनेमो का वोल्टेज बैटरी के वोल्टेज से नीचे गिर जाता है तो यह डायनेमो के रास्ते बैटरी को डिस्चार्ज होने से रोकता है। इसे बैटरी और डायनेमो के बीच सीरीज में स्थापित किया जाता है। एक कट आउट की कटिंग इन वोल्टेज क्या है? यह वोल्टेज जिस पर डायनेमो से बैटरी को करंट का बहाव होने के लिए कट आउट के पॉइंट्स बंद होते हैं, इसे 12.7 से 13.3 वोल्ट के बीच होना चाहिए। परंपरागत डायनेमो पर अल्टरनेटर के क्या लाभ होते हैं? तो उच्चतम अधिकतम आउटपुट, बढ़ी हुई लो स्पीड आउटपुट, अधिक पुष्ट परंतु हल्का होता है, वस्तुतः कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है, बिना नुकसान के प्रति मिनट अधिक चक्रों पर ऑपरेट किया जा सकता है, फिर अलग कट आउट की आवश्यकता नहीं होती है, रेगुलेशन पद्धति सरल होती है। डायनेमो की तुलना में अल्टरनेटरों की मुख्य हानियाँ क्या है? तो प्रारंभिक खर्चा अधिक होता है, सर्विस ऑपरेशनों के दौरान अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, अल्टरनेटर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यह क्या है? तो एसी जनरेटर। अल्टरनेटर कम इंजन स्पीड पर करंट उत्पन्न करना आरंभ करता है। यह सही है या गलत? तो यह जो है सही है। बैटरी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करके अल्टरनेटर को ऑपरेट किया जा सकता है। यह जो है सही है या गलत? तो यह जो है गलत है। अब देखिए 15 नंबर, एक अल्टरनेटर एसी जनरेटर और एक डायनेमो यानी डीसी जनरेटर के मुख्य लक्षणों की तुलना करें। तो देखिए, अल्टरनेटर में जो है चुंबकीय क्षेत्र को एक रोटर के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जबकि डायनेमो में जो है चुंबकीय क्षेत्र को फील्ड कॉइलों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आगे, स्टेटर में पावर उत्पन्न होती है, जबकि रोटर में पावर उत्पन्न होती है। यहाँ जो है रोटर में उत्पन्न होती है, यहाँ स्टेटर में। आगे, सेमीकंडक्टर डायोडो द्वारा डायोडो होना चाहिए, द्वारा आउटपुट को रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ इधर जो है डायनेमो में कम्यूटेटर द्वारा आउटपुट को रेक्टिफाई किया जाता है। यहाँ जो है आपको कम्यूटेटर के द्वारा और यहाँ जो है सेमीकंडक्टर डायोडो के द्वारा। बात समझे? इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग पहले प्रश्नों से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैंड क्रैंकिंग के द्वारा एक डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्रैंक को घुमाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्रैंक हैंडल या रस्सा को। आगे, कंप्रेस्ड एयर क्रैकिंग में एक कुंड का क्या उद्देश्य है? तो कंप्रेस्ड एयर को स्टोर करना। आगे देखिए, ऐसे केमिकल का नाम बताएं जिसका प्रयोग ठंडे मौसम में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक स्प्रे की तरह किया जाता है। तो ईथर का। ठंडी मौसम में डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए कभी कभी सेमी इग्नाइटिंग कार्ट्रिजों का प्रयोग किया जाता है। ये कार्ट्रिजें किससे बनी होती है? तो ऐसी कार्ट्रिजों को 50 भाग पानी में, 8 भाग साल्ट पीटर और 5 भाग कॉपर नाइट्रेट के घोल में ब्लॉटिंग पेपरों की सेकिंग करके और उन्हें 48 घंटों तक सुखा करके बनाया जाता है। डीजल इंजन की इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग में किस प्रकार की मोटर प्रयोग की जाती है? तो सीरीज वाउंड हैवी ड्यूटी टाइप की डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक मोटर। डीजल इंजनों को स्टार्ट करने वाली विधियों में से एक विधि हैंड क्रैकिंग है। 5 अन्य विधियों के नाम बताएं। तो पहला जो है आपका इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग, दूसरा है हाइड्रोलिक क्रैकिंग मोटर स्टार्टिंग, तीसरा है कंप्रेस्ड एयर मोटर स्टार्टिंग, चौथा है कंप्रेस्ड एयर एडमिशन स्टार्टिंग और पांचवा है ऑक्सिलियरी गैसोलीन इंजन स्टार्टिंग। आगे ये 7 नंबर क्वेश्चन, डीजल इंजनों को प्रायः कैसे बंद किया जाता है? तो इंजन की स्पीड को न्यूनतम स्तर तक घटाने के बाद ईंधन की सप्लाई काटकर डीजल इंजनों को बंद किया जाता है। डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजनों में से ठंड में किसे आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और क्यों? तो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजनों को आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है क्योंकि इसका कंप्रेशन अनुपात कम होता है, जबकि इनडायरेक्ट
इंजेक्शन इंजनों को ठंड में स्टार्ट करना मुश्किल होता है। आगे देखिए, ठंड में प्री कंबस्शन चैम्बर वाले डीजल इंजन की स्टार्टिंग देरी से होने का क्या कारण है? तो हीटर प्लग के कार्य न करने के कारण जो है ऐसा होता है। जो है 14 नंबर चैप्टर जो है आपका आ गया। इंजन की परफॉर्मेंस और रेटिंग से जुड़ा हुआ प्रश्न इसमें मिलेंगे। पहला प्रश्न है, फोर्स की परिभाषा लिखें। फोर्स वह है जो कि बॉडी की मोशन की अवस्था या रेस्ट की अवस्था को बदलता है या बदलने की कोशिश करता है, उसी को फोर्स यानी बल कहते हैं। टेंसाइल फोर्स एक प्रकार का फोर्स है। दो अन्य प्रकार के फोर्सों के नाम बताएं। तो कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स। फोर्स की इकाई न्यूटन की परिभाषा लिखें। एक न्यूटन वह फोर्स है जो कि 1 किलोग्राम मात्रा की बॉडी में 1 मीटर प्रति सेकंड की गति वृद्धि उत्पन्न करता है। तो यही जो है आपका फोर्स की इकाई यानी न्यूटन की परिभाषा। आगे, एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर में क्या अंतर है? एब्सोल्यूट प्रेशर वह प्रेशर है जो कि जीरो प्रेशर के संबंध में मापा जाता है। गेज प्रेशर वह प्रेशर है जो कि एक गेज के द्वारा वायुमंडलीय प्रेशर से अधिक प्रेशर को मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्टैंडर्ड प्रेशर का मान क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्टैंडर्ड प्रेशर का मान 0 डिग्री सेल्सियस पर 760 mmHg की बोरोमीट्रिक ऊंचाई है। टॉर्क क्या है? टॉर्क जो है क्या है? टॉर्क एक टर्निंग या ट्विस्टिंग मोमेंट होता है। यह लगाए गए फोर्स और लंबरूप रेडियस जिस पर वह कार्य करता है का गुणनफल होता है। आगे, सिलेंडर हेड के नटों और बोल्टों को टॉर्क रेंच का प्रयोग करके टाइट किया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण दें जहां की टॉर्क रेंच का प्रयोग किया जाता है। तो बड़े सीरो स्प्रिंग यू बोल्टो, मेन बेरिंग रोड, व्हीलों के नटों और बेल्टों को टाइट करने के लिए किया जाता है। कार्य की परिभाषा लिखें। तो एक फोर्स द्वारा कार्य किया गया है तब कहा जाता है जब एक पॉइंट जहां पर फोर्स लगाई गई हो कुछ दूरी तक चलता हो, मतलब कि विस्थापन होता हो। आगे, चित्र में 2 PV डायग्रामों को दर्शाया गया है। पहचान करें कि किसका संबंध 4 स्ट्रोक इंजन और किसका संबंध 2 स्ट्रोक इंजन से है। देखिए, ये जो है चित्र दिया हुआ है और अगला जो है ये चित्र दिया हुआ है। तो देखिए, ए और ये है, तो ए में जो है आपका 4 स्ट्रोक इंजन है और बी में जो है आपका 2 स्ट्रोक इंजन है। आगे, पीवी डायग्राम का एक उपयोग यह है कि यह दर्शाता है कि इंजन सिलेंडर क्या होता है को दर्शाता है। इसका अन्य उपयोग क्या है? इसका प्रयोग इंजन द्वारा विकसित पावर को कंप्यूट करने के लिए किया जाता है। मीन इंडिकेटेड प्रेशर की परिभाषा लिखिए। मीन इंडिकेटेड प्रेशर वह स्थिर औसत प्रेशर है जिसे यदि एक स्ट्रोक के दौरान लगाया जाए तो वह उतनी ही पावर विकसित करेगा जितना कि पीवी डायग्राम द्वारा रिकॉर्ड किया गया वेरिएबल प्रेशर। आगे देखिए, एक इंजन की ब्रेक पावर हमेशा उसकी इंडिकेटेड पावर से कम होती है। इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर के अंतर को क्या कहते हैं? तो ये जो है फ्रिक्शनल पावर कहते हैं। कार्यकुशलता की परिभाषा लिखें। डीजल इंजनों के कार्य करने के संबंध में प्रयोग की जाने वाली विभिन्न कार्यकुशलताओं के नाम बताएं। आउटपुट से इनपुट के अनुपात को कार्यकुशलता कहते हैं। डीजल इंजनों के संबंध में कई कार्यकुशलताएं प्रयोग की जाती है, जैसे मैकेनिकल कार्यकुशलता, दूसरा जो है थर्मल कार्यकुशलता, तीसरा जो है आयतनीय कार्यकुशलता और चौथा जो है स्कैवेंजिंग कार्यकुशलता। आगे, 4 स्ट्रोक इंजन के लिए आयतनीय कार्यकुशलता के अनुरूप 2 स्ट्रोक इंजन के लिए क्या टर्म प्रयोग की जाती है? तो स्कैवेंजिंग कार्यकुशलता। आगे, यदि आयतनीय कार्यकुशलता कम होती है तो इंजन के कार्य करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यदि आयतनीय कार्यकुशलता कम होती है तो कम हवा प्रवेश करेगी और कम ईंधन जलेगा और इस प्रकार इंजन द्वारा कम पावर विकसित की जाएगी। आगे देखिए, 16 नंबर, कंबस्शन की कार्यकुशलता एक ऐसा फैक्टर है जो मीन इफेक्टिव प्रेशर को सीमित करता है। ऐसे दो अन्य फैक्टर्स बताएं। तो आयतनीय कार्यकुशलता जो 4 स्ट्रोक इंजन के लिए और स्कैवेंजिंग कार्यकुशलता जो 2 स्ट्रोक इंजन के लिए। आगे, दूसरा कह रहा है कि ईंधन और हवा के मिश्रण की संपूर्णता। इंजन रेटिंग से क्या अभिप्राय है? इसे कैसे व्यक्त किया जाता है? एक दी गई स्पीड पर एक डीजल इंजन द्वारा विकसित की हुई ब्रेक पावर को उत्पादक द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसे इंजन की रेटिंग कहते हैं। इसको हॉर्स पावर या किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। स्पीड को चक्कर प्रति मिनट में व्यक्त किया जाता है। पावर एक स्कॉलर मात्रा या वेक्टर मात्रा है, तो स्कॉलर मात्रा है, स्केलर वेक्टर है ना। आगे, सर्विस के प्रकार के अनुसार इंजन रेटिंग 3 प्रकार की होती है। इसमें से एक अधिकतम रेटिंग है, अन्य 2 कौन सी है? तो इंटरमीडिएट रेटिंग और दूसरा है कंटिन्यूअस रेटिंग। आगे, एक डीजल इंजन की मैकेनिकल कार्यकुशलता कई कंडीशनों पर निर्भर करती है, जिनमें से एक इंजन का डिजाइन है। अन्य 3 कंडीशनों का नाम बताएं। तो इंजन की स्पीड, इंजन की कूलिंग, इंजन की लुब्रिकेशन। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजनों में से किसकी कम मैकेनिकल कार्यकुशलता होती है और क्यों? 2 स्ट्रोक इंजनों की थोड़ी कम मैकेनिकल कार्यकुशलता होती है क्योंकि स्कैवेंजिंग पंप कुछ पावर को सोख लेती है। आगे, ओवरऑल कार्यकुशलता दूसरा नाम है। ब्रेक थर्मल कार्यकुशलता या इंडिकेटेड थर्मल कार्यकुशलता का। तो ब्रेक थर्मल कार्यकुशलता।
अगला है कंप्रेशन अनुपात एक इंजन की थर्मल कार्यकुशलता को कैसे प्रभावित करता है। उच्च कंप्रेशर अनुपात के कारण उच्च एक्सपेंशन अनुपात होता है। इस प्रकार पावर स्ट्रोक के दौरान कंबस्शन के उत्पादनों को अधिक आयतन में फैलाता है। इससे ईंधन की अधिक ताप ऊर्जा लाभदायक कार्य में बदल जाती है। इस प्रकार ईंधन की कंप्रेशन अनुपात को बढ़ाकर थर्मल कार्यकुशलता को सुधार। तो शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कूलिंग सिस्टम में जल पंप के बिगड़ जाने का क्या कारण है। तो प्रोपेलर शाफ्ट का टूटना, इंजन की गति बढ़ाने पर सिलेंडर में चटचटाहट, इंजन की गति बढ़ाने पर सिलेंडर में चटचटाहट की आवाज़ किससे उत्पन्न होती है। तो घिसे हुए पिस्टन रिंगों से। क्रैंक केस में लुब्रिकेटिंग ऑयल के साथ जल मिलाने का क्या कारण है। तो सिलेंडर हेड की गैस्केट का खराब होना। इंजन में डैम्पर पुली कहाँ लगाई जाती है। तो क्रैंक केस के सामने वाले सिरे पर। अब देखिए चित्र आ गया। चित्र में किस जांच को करते दर्शाया गया है। चित्र पहले ध्यान से देखिए, ये चित्र है, इसमें कह रहा किस कार्य को करते हुए दर्शाया गया है। तो देखिए स्प्रिंग के प्रेशर को करते दिखाया गया है। ताप और घर्षण कम करने के लिए लगाई जाने वाली प्रणाली का नाम क्या है। तो लुब्रिकेशन प्रणाली है, लुब्रिकेशन प्रणाली। आगे फ्लाई व्हील और उस पर लगाई जाने वाली रिंग गियर के बीच फीट का नाम क्या है। तो इंटरफियरेंस फीट। तेल संप गैलरी से क्रैंक शाफ्ट को तेल आपूर्ति किससे की जाती है। तो ऑयल पंप से। क्रैंक शाफ्ट को अंडरसाइज करने के लिए ग्राइंडिंग की अधिकतम सीमा क्या है। तो 0.15 mm। गैस का वायुमंडल में ब्लो बाई रोकने के लिए डीजल इंजन में क्या व्यवस्था होती है। तो पॉजिटिव क्रैंक केस वेंटिलेशन होती है। गडजियन पिन को निकालने के लिए प्रयोग किए जाने वाले औजार का नाम लिखें। तो ड्रिफ्ट और हैमर। अवरुद्ध ईंधन फिल्टर के क्या परिणाम होते हैं। तो ईंधन की कमी। डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक में क्या चार्ज लिया जाता है। तो स्वच्छ वायु का चार्ज लिया जाता है। 1-2 स्ट्रोक इंजन में सक्शन स्ट्रोक की व्याख्या कीजिए। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करता है। सिलेंडर में वैक्यूम पैदा होता है। इनलेट वाल्व खुलता है जबकि एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करता है। एसआई इंजन क्या है। यह एक स्पार्क इग्निशन इंजन होता है। इसके सिलेंडर में पेट्रोल और वायु के मिश्रण को स्पार्क से जलाया जाता है। लुब्रिकेटिंग प्रणाली में बाईपास वाल्व का नाम लिखें। तो बाल और स्प्रिंग। आगे देखिए चित्र में दर्शाए गए औजार को पहचानिए। देखिए ये औजार है, इसको पहचानिए। तो ये जो है पिस्टन रिंग कंप्रेशर है, पिस्टन रिंग कंप्रेशर। सिलेंडर ब्लॉक में पतले वृत्ताकार सेल इंसर्ट का नाम लिखें। तो सिलेंडर लाइनर। आगे मुख्य और बड़े छोर वाले बेयरिंग में लुब्रिकेशन न होने का कारण लिखें। देखिए ये चित्र है। तो क्रैंक शाफ्ट के ऑयल पैसेज में रुकावट है। सेकेंडरी ईंधन फिल्टर में किस प्रकार का फिल्टर तत्व प्रयोग करते हैं। तो पेपर एलिमेंट। चित्र में दर्शित दोष को पहचानें। तो ये दर्शित दोष है, ये नाइफ एज है। क्रैंक शाफ्ट में दरार की जांच कैसे करोगे। तो मैग्नेटिक क्रैंक डिटेक्टर द्वारा। इंजन के रुक जाने का कारण क्या होता है। तो पेट्रोल की सप्लाई अपर्याप्त है। घिसे हुए क्रैंक शाफ्ट बियरिंग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बियरिंग नॉक करता है और ऑयल का प्रेशर कम हो जाता है। एक इंजन वाल्व का ओवरलैप काल क्या होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंत में और सक्शन स्ट्रोक के शुरू में कुछ समय के लिए दोनों वाल्व खुले होते हैं। यह अवधि जब दोनों वाल्व्स खुले रहते हैं को वाल्व का ओवरलैप कहते हैं। सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर को फिट करने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो ये जो है, तो लाइनर को प्रेस करने के बाद यह सुनिश्चित कर लें कि उसका कॉलर ब्लॉक की सरफेस के ऊपर न निकला रहे। क्रैंक शाफ्ट पर लगने वाले टॉर्सनल लोड के कारण इसमें क्रैंक्स आ जाते हैं। चित्र में दर्शाई गई क्रैंक शाफ्ट के किस पार्ट को संभावित क्रैक के लिए चेक करना चाहिए। तो ये चित्र है, देख लीजिए। तो यहाँ जो है आंसर हो जाएगा क्रैंक पिन पर अच्छी मार्जिन होने के कारण उसे रिफ्रेश करके पुनः प्रयोग किया जा सकता है। वाल्व को कैसे रिफ्रेश किया जाता है। तो इसे रिफ्रेशिंग मशीन पर आवश्यक कोण को सेट करके पुनः फेस किया जाता है। सिलेंडर हेड नटों को असमान रूप से टाइट करने के कारण सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है। सिलेंडर हेड की विकृतपन को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं। देखिए चित्र है। तो देखिए स्ट्रेट एज है और फीलर गेज है। आगे स्लीपर पिस्टन क्यों प्रयोग किए जाते हैं। तो भार को कम करना, यानी भार को कम करने के लिए। हम यह कैसे कह सकते हैं कि कोई विशेष सिलेंडर कंप्रेशन स्ट्रोक में है। तो सक्शन के बाद दोनों वाल्व्स बंद पोजीशन में होते हैं। पिस्टन और रिंगों को ठंडा करने के लिए पिस्टन से ऊष्मा सिलेंडर की दीवार
पर ट्रांसमिट होती है। पिस्टन की ऊष्मा कैसे ट्रांसमिट होती है? तो पिस्टन स्कर्ट और रिंगों के बीच से दीवार तक। इंजन से कूलिंग माध्यम से ऊष्मा निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। सिलेंडर ब्लॉक में अधिक जंग निर्मित हो जाता है। इससे इंजन को क्या होगा? तो पानी का सर्क्यूलेशन प्रभावी नहीं होता। तेल की फिल्टरिंग करके गंदगी और अन्य बाहरी कणों को दूर किया जाता है। दो प्रकार के तेल फिल्टर कौन से हैं? तो पहला जो है बाईपास फिल्टर और दूसरा जो है फुल फ्लो फिल्टर। आगे विभिन्न प्रकार के कूलिंग सिस्टम कौन से हैं और प्रत्यक्ष कूलिंग के बारे में वर्णन करें। तो देखिए कूलिंग के निम्नलिखित दो सिस्टम होते हैं। पहला जो है डायरेक्ट कूलिंग या एयर कूलिंग, दूसरा है इनडायरेक्ट कूलिंग या फिर वाटर कूलिंग। आगे ग्रीस गन का प्रयोग ग्रीस पॉइंटों की सामयिक रूप में लुब्रिकेशन करने के लिए किया जाता है। ग्रीस गन में अधिक दबाव लगाने पर भी ग्रीस कम दबाव से बाहर निकलती है। इसका क्या कारण है? या तो वाशर खराब है या नोजल दोषयुक्त है या दोनों। दो स्ट्रोक डीजल इंजन सिलेंडर चार्जिंग सिस्टम में चार्ज डाइल्यूशन से क्या अभिप्राय है? तो बची हुई गैस के साथ ताज़ी हवा का मिलना। चित्र में दर्शाई गई विधि को पहचानिए। ये चित्र है, इसमें कौन सी विधि दर्शाई गई है? तो रिंग के साइड क्लियरेंस को चेक किया जा रहा है। आगे फीलर गेज का प्रयोग क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले को चेक करने के लिए किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट के एंड प्ले को कैसे समायोजित किया जाता है? तो ओवर साइज थ्रस्ट वाशर का प्रयोग करके। आगे वाल्व को निकालने के लिए स्प्रिंग को दबाना चाहिए और सिप्ट कॉलर लॉक्स को निकालना चाहिए। चित्र में दर्शाए गए टूल और प्रकार का नाम। ये चित्र है, इसमें टूल का प्रकार का नाम बताना है। सी जो है आपका क्लैंप टाइप वाल्व स्प्रिंग कंप्रेशर है। आगे घूमने से रोकने के लिए वाल्व में क्या प्रावधान होता है? तो ये देखिए इसमें क्या प्रावधान होता है। तो इसमें एक बड़ा उभार बना होता है जो कि ऑपरेशन के दौरान रोटेशन को रोकता है। गियर से टाइमिंग चेन को कैसे निकाला जाता है? ये चित्र दिया हुआ है, कैसे निकाला जाता है। तो टाइमिंग चेंज टेंशनर को निकालने और तब गियर से चेन को बाहर निकालें। मतलब टाइमिंग चेन टेंशनर को निकालें तब गियर से चेन को बाहर निकालें। चलिए आगे देखिए। ऑयल पंप कैमशॉफ्ट से चलता है। ड्राइविंग गियर को कैमशॉफ्ट से कैसे निकाला जाता है? देखिए ये चित्र दिया हुआ है। तो वुडरफ की को निकालें और ड्राइविंग गियर को प्रेस करें। रिंग ग्रूव क्लीनर का क्या उपयोग है? देखिए ये चित्र है। रिंग ग्रूव में जमा हुई कार्बन को दूर करना। पिस्टन रिंगों से कंप्रेशन की लीकेज का आप कैसे पता लगाएंगे? तो सिलेंडर में तेल को स्प्रे करने पर कंप्रेशन की रीडिंग बढ़ जाती है। बियरिंगों या बुशों को अंदर या बाहर प्रेस करने के लिए प्रेशों का प्रयोग किया जाता है। चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ये चित्र है उपकरण को। तो हाइड्रोलिक प्रेस। ग्रीस गन का प्रयोग ग्रीस पॉइंटों की सामयिक लुब्रिकेशन के लिए किया जाता है। ग्रीस कम प्रेशर से बाहर निकलती है। इसका संभावित कारण क्या है? तो वाशर का क्षतिग्रस्त होना या नोजल का खराब होना। बुश को ब्रोंज से बनाया जाता है। कनेक्टिंग रॉड के छोटे सिरे में बुश को कैसे फिट किया जाता है? ये चित्र है। तो आर्बर प्रेस का प्रयोग करके। आगे वाल्व के उपयुक्त खुलने और बंद होने के लिए मैन्युफैक्चर की सिफारिश के अनुसार टैपेट क्लियरेंस को सेट किया जाता है। किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा टैपेट क्लियरेंस को चेक किया जाता है? तो फीलर गेज द्वारा। सिलेंडर हेड के नटों को असमान कसने से सिलेंडर हेड विकृत हो जाता है। इस विकृति को कैसे ठीक किया जाता है? तो सिलेंडर हेड की सरफेस ग्राइंडिंग करके। आगे इंजन कूलिंग सिस्टम की सफाई कैसे की जाती है? तो रिवर्स फ्लशिंग द्वारा। आगे चित्र डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ईंधन स्प्रे वाला एयर शेल कंबस्टन चैम्बर दर्शाता है। इस प्रकार के कंबस्टन चैम्बर के क्या लाभ हैं? देखिए चित्र है। तो आसान स्टार्टिंग और स्मूथ चाल। चित्र में दर्शाए गए होज क्लिप को फिक्स करने या हटाने के लिए प्रयुक्त औजार का नाम बताएं। ये चित्र है। तो फ्लूटिड लॉन्ग नोज प्लायर। क्रैंकशाफ्ट ग्राइंडर का कार्य क्या है? तो क्रैंक पिन और जर्नलों को अंडर साइज ग्राइंड करना। सिलेंडर ब्लॉक में विकसित क्रैंकों के कारण भारी समस्या उत्पन्न होती है। चित्र में दर्शाए अनुसार किस प्रकार का टेस्ट किया जाना है? देखिए ये चित्र है। तो वाशर प्रेशर टेस्ट किया जाना है। चित्र में दर्शाई गई कूलिंग प्रणाली का नाम क्या है? तो देखिए ये कूलिंग प्रणाली है, इसका नाम क्या है? तो थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम। आगे ग्रीस पॉइंटों को समय समय पर लुब्रिकेंट करने के लिए प्रयुक्त औजार ग्रीस गन है। ग्रीस गन के ऑपरेशनल लक्षण को बताएं। तो एक पॉइंट तक लुब्रिकेंट को पंप करना।
आगे इग्निशन कॉयल का क्या कार्य है, तो लो वोल्टेज को बढ़ाकर हाई वोल्टेज करना। आगे देखिए दो चीज़ें हैं, इग्निशन कट जाने के बाद भी पेट्रोल इंजन को के चालू रहने का कारण क्या है, और दूसरा है इसे कैसे ठीक किया जाएगा। प्री इग्निशन होगा पहला आंसर, और दूसरा कैसे ठीक किया जाएगा, तो डीकार्बोनाइज्ड करके। चार्जिंग दर को बढ़ाने या घटाने के लिए रेगुलेटर पॉइंटों का प्रयोग करते हैं। चार्जिंग दर को कैसे एडजस्ट किया जाता है, तो रेगुलेटर पॉइंट्स में क्लियरेंस को एडजस्ट करके। FIP में गवर्नर का क्या उद्देश्य है, तो आइडलिंग और उच्चतम के बीच स्पीड को कंट्रोल करना। चेन ड्राइव इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर रोटर के रोटेशन की दिशा क्या होती है, तो घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में होती है। डीजल इंजन में ईंधन फीड पंप का उद्देश्य क्या है, तो ईंधन टैंक से ईंधन को खींचना और ईंधन फिल्टर तक पहुंचाना। आगे देखिएगा कंडेंसर क्या है और यह कहाँ लगा होता है, तो कंडेंसर प्राइमरी सर्किट से करंट लेता है। यह पॉइंटों पर आर्किंग को रोकता है और सेकेंडरी वाइंडिंग के माध्यम से स्टोर की हुई वोल्टेज को रिलीज करने के लिए इग्निशन कॉयल की सहायता लेता है। डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए वैक्यूम गवर्नर में नियंत्रण रैंक की क्या स्थिति होती है, तो कंट्रोल रैंक अधिकतम डिलीवरी पोजीशन पर होता है। आगे देखिए डीजल इंजन की ईंधन प्रणाली का कैलिब्रेशन क्यों आवश्यक होता है, तो एक बहु सिलेंडर इंजन में यह आवश्यक होता है कि ईंधन इंजेक्शन पंप एक विशिष्ट और समान मात्रा में ईंधन विशिष्ट समय पर प्रत्येक सिलेंडर में आपूर्ति करे, इसलिए कैलिब्रेशन की आवश्यकता होती है। कैलिब्रेशन FIP एक टेस्ट बेंच पर कैलिब्रेट करके की जाती है। फेजिंग क्या होती है, फेजिंग वह प्रक्रिया है जिसमें पंप की जांच की जाती है कि वह एक निश्चित अंतराल पर ईंधन की आपूर्ति सही तरीके से कर रहा है। इग्निशन प्रणाली में कंडेंसर का कार्य बताएं। कंडेंसर या कैपेसिटर को डिस्ट्रीब्यूटर की प्लेट पर फिट किया होता है। यह एल्युमिनियम की अनेक परतों से बना होता है जिसमें सेपरेट्स लगे होते हैं। इन परतों को एक ठोस रोल के रूप में रोल किया होता है। इसका एक सिरा टर्मिनल के साथ और दूसरा बॉडी के साथ जुड़ा होता है। यह मूवेबल CB पॉइंट के साथ पैरेलल में जुड़ा होता है। जब CB बंद होता है तो कंडेंसर करंट को एब्सॉर्ब करता है और स्टोर करता है। जब CB खुलता है तो स्टोर किया हुआ करंट उल्टी दिशा में इग्निशन कॉयल की ओर बहता है। यह सेकेंडरी वाइंडिंग में एक हाई टेंशन इम्पल्स देता है। कंडेंसर CB पॉइंट पर आर्किंग होने को भी रोकता है। पेट्रोल इंजन में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रकार के इग्निशन प्रणाली के नाम लिखें। बैटरी इग्निशन सिस्टम और दूसरा है मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। फील्ड कॉयल की चार्जिंग के बाद डायनेमो को मीटरिंग के लिए कैसे टेस्ट किया जाता है, तो पुली साइड से क्लॉकवाइज रोटेशन चेक करके। आगे देखिएगा एक ब्रेक सिस्टम के कंप्रेसर से वायु निष्कासित करने वाली इकाई का नाम बताएं, तो अनलोडर वाल्व। ईंधन पंप की सर्विसिंग के बाद उसकी क्षमता को चेक करना चाहिए। ईंधन पंप की वैक्यूम को चेक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं, तो वैक्यूम गेज। इनलेट वाल्व का प्रयोग सिलेंडर में वायु ईंधन के मिश्रण को भीतर करने के लिए किया जाता है। वाल्व गाइड से तेल की अधिक खपत का क्या कारण है, तो वाल्व गाइड बुरी तरह से घिसी हुई है। फीड पंप के साथ एक प्राथमिक छलनी लगी होती है। चित्र में पार्ट ए का क्या कार्य है, चित्र है इसमें जो है पार्ट ए का क्या कार्य है, तो ईंधन को खींचना और FIP को सप्लाई करना। आगे देखिए ऑयल स्प्रे गन का प्रयोग ऑयल पॉइंट्स तक तेल देने के लिए किया जाता है। ऑयल गन का वाहन में उपयोग बताएं, तो वाहन के कैरेज के नीचे पार्ट्स पर तेल इंजेक्ट करना। इंजनों को स्टार्ट करने के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो कम स्पीड पर अधिक टॉर्क प्रदान करने के लिए। चार्जिंग सिस्टम मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो पर क्या प्रभाव होगा जब रेगुलेटर को अर्थ नहीं किया गया हो, तो करंट की कोई आउटपुट नहीं होगी। प्रेशर रिलीव वाल्व की कार्यकारिणी को आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रेशर गेज की सुई के घटने बढ़ने से। FIP टाइमिंग चिन्ह का प्रावधान कहाँ पर होता है, तो FIP की फ्लेंज कपलिंग पर होती है। आगे देखिए डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांस्ड मैकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है कि इग्निशन सेट समय पर हो। यदि डिस्ट्रीब्यूटर असेंबली में वैक्यूम एडवांस मैकेनिज्म दोषयुक्त हो तो तब इंजन में क्या गड़बड़ी होगी, तो असमान आइडलिंग होगी। आगे सीरीज हीटर प्लग कनेक्शन में इंसुलेटिंग वाशर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज कनेक्शन में एक विशिष्ट हीटर प्लग गर्म नहीं होता है, क्यों, तो हीटर प्लगों के बीच इंसुलेटिंग वाशर नहीं लगाई गई है। आगे देखिए डीजल इंजन में FIP के साथ फिट किए जाने वाले गवर्नर के प्रकार का नाम बताएं, तो मैकेनिकल सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर। डीजल इंजन में पूर्ण कंबस्शन कैसे प्राप्त होता है, तो ईंधन के एटोमाइजेशन से। चार्जिंग सर्किट में ए मीटर का उद्देश्य क्या है, तो करंट के बहाव की मात्रा को प्रकट करना। ईंधन फीड सिस्टम में प्रयोग होने वाले आर पार दिखने वाले PVC सेंट्रीफ्यूगल फिल्टर का उद्देश्य क्या है, तो आर पार देखना और पानी को बार बार निकालना। आगे बिना अर्थिंग के रेगुलेटर को लगाने का क्या प्रभाव होता है, तो कट आउट के पॉइंट कंपन करते हैं।
इंजन की हीटिंग से क्या अभिप्राय है? तो विभिन्न लोड्स पर विभिन्न आरपीएम पर डवांडोल चाल। अनुप्रस्थ लगे इंजनों वाले वाहनों के पंखे कैसे चलते हैं? तो इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा। ईंधन फीड सिस्टम में फीड पंप में दो वाल्व होते हैं, इनलेट और आउटलेट वाल्व भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो सक्शन वाल्व कहलाते हैं और प्रेशर वाल्व कहलाते हैं। डीजल इंजन को स्टार्ट करने के लिए वैक्यूम गवर्नर में कंट्रोल रैंक की स्थिति क्या होती है? तो कंट्रोल रैंक अधिकतम डिलीवरी पोजीशन में होता है। आगे देखिए, बायोडीजल क्या है? तो बायोडीजल का तेल बीज से और पशु चर्बियों से भी बनाया जा सकता है। इस पर प्रक्रिया की जाती है जिसे ट्रांसस्टेरिफिकेशन कहते हैं, जो ईंधन से ग्लाइसेरिन को निकाल देता है। परिणाम स्वरूप एक उत्पाद बनता है जो डीजल ईंधन से बहुत मिलता जुलता है। आगे, क्या QLSD का प्रयोग पावर या ईंधन मितव्यय को प्रभावित करेगा? तो सामान्य परिचालित दशाओं के अंतर्गत कुल पावर में कोई खास कमी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। ईंधन मितव्यय थोड़ी सी यानी 1-2% घट सकती है, क्योंकि ईंधन से सल्फर को हटाने से इसमें ऊर्जा की कमी आ सकती है। ये जो है आपका पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ऑब्जेक्टिव करवा दिए और लघुत्तरीय प्रश्न करवा दिए। तो आप जो है ये दोनों को जरूर देख करके CBT 2 के एग्जाम में जरूर जाइएगा। ठीक है, एक बार रिवीजन करके बहुत फायदा मिलेगा आपको। हमें उम्मीद है कि आपको पास मार्क जो है इन्हीं वीडियो से आपको आ जाएंगे। तो चलिए, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पास शेयर करें। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।